ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरा जत्था पहुंचा स्वदेश। कल पहले जत्थे में लौटे थे 212 भारतीय। इजराइल की जमीनी सेना ने लापता लोगों की खोज के लिए गजा में मारे स्थानीय छापे। अल्टीमेटम के बाद उत्तरी गजा खाली करने की अंतिम समय सीमा करीब। पीएम नेतन्याहू ने कहा, हमास के खिलाफ कार्रवाई शुरुआती दौर में। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन आज। महिला सशक्तिकरण और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों से लोगों के जीवन में बदलाव पर होंगे 2 सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। सत्र खेलों से संबंधित कई हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर करेगा प्रदान। आईसीसी विश्व कप में चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में मुकाबला आज। दोनों टीमों की नजर जीत की हैट्रिक पर। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का चीन की वांग जी यू से मुकाबला आज। कल क्वार्टर फाइनल में रोमांचक मुकाबले में वियतनाम की थुए लिन्ही गुएन की दी थी शिकस्त। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। इसी तहत आज 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी फ्लाइट इजराइल के तेल अवीव से दिल्ली पहुंच गई है। दूसरे बैच में कुल 235 भारतीय नागरिक सवार हैं। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने भारत पहुंचे भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इससे पहले 212 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का पहला विशेष विमान कल नई दिल्ली पहुंचा था। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। दूसरे बैच की अगवानी के लिए विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मेघना देव ने। हमारे साथ मौजूद हैं विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह। सर, क्या कहेंगे, ऑपरेशन अजय के तहत दूसरी फ्लाइट आ गई है और फ्लाइट्स भी प्लान की गई हैं, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों से? इसी फ्लाइट में 235 इंडियन सिटीजन्स, ऑफ which 2 are infant, and about 135 are students who are doing research and in the field of agri-tech mostly, and there are about 7 states. The maximum is from West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, and Uttar Pradesh, and like that. So we are facilitating to the carry back to or coming back to India. So we are still planning to receive them and we are providing that facility. सर, और भी क्या कोई मदद के लिए लोगों ने पर्सनली अप्रोच किया है मंत्रालय को, किस तरीके से? हाँ, we have about 18,000 Indian citizens are there, of which about 8,000 they requested for this. So out of that, 2 flight has already there. Another subsequent flights are also we are preparing. और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता मेघना देव। मेघना से बात करते हैं। मेघना, अभी हमने देखा कि ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की स्वदेश वापसी इस वक्त जारी है और स्वदेश जारी है, तो किस तरह के अनुभव साझा किए और कितना इत्मीनान है भारतीयों के चेहरों पर? देखिए, इत्मीनान तो बेशक है, राहत की सांस ली है लोगों ने यहाँ पर वापस भारत पहुंचकर। और यहाँ पर अहम बात यह है कि कुछ जगहों से जहाँ से लोग आए हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा नहीं था, ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन चूंकि परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, लगातार परिस्थिति खराब होती जा रही थी, तो चूंकि भारत सरकार ने एक पूरा मैकेनिज्म बहुत तेजी से सेटअप किया कि लोगों को वहां से निकाला जाए, परिस्थिति और ज्यादा बिगड़े उससे पहले। इसलिए लोगों ने फॉर्म भर दिया और उसके बाद
साथ जो फैसिलिटेशन किया एम्बेसी ने और उसके सहायता से वो लोग वापस भारत आ पाए हैं। कई लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पर काफी ज्यादा स्थिति खराब है, लगातार वहां पर रॉकेट्स, मिसाइल्स नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर बंकर्स जो हैं, सेफ्टी बंकर्स भी, वो भी तबाह हो चुके हैं। तो इस तरीके की कई घटनाएं उन्होंने हमें बताई हैं। कुछ लोग जेरूसलम से आए थे, कुछ लोग हाइफा से आए हैं, कई अलग अलग शहरों से आए हैं। तेल अवीव पहुंचे, वहां से कई लोग ट्रेन से पहुंचे हैं, कई लोग गाड़ी लेकर पहुंचे हैं। वहां से पहुंचकर फिर उन्होंने ये फ्लाइट ली जहां पर आज 235 लोग आए हैं। पिछली फ्लाइट जो आई थी, जो कल सुबह आई थी तकरीबन 6 बजे के आसपास, जिसमें 212 लोग आए थे। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से ये सिलसिला लगातार जारी है। और अभी कल अगर हम देखें 10 या 12 घंटे पहले एम्बेसी ने ये एक स्टेटमेंट भी पुट आउट किया कि जो लोग आगे सब्सिक्वेंट जो फ्लाइट्स आने वाली हैं, जो आगे जो जिन फ्लाइट से स्पेशल फ्लाइट्स जो होंगी जिनसे लोगों को भारत लाया जाएगा ऑपरेशन अजय के तहत, उन लोगों को मैसेज और मेल कर दिया गया है ताकि वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं। तो इसे भी इंश्योर किया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर भी ज्यादा रश ना हो, जिन्हें बुलाया जाए वही आए और वहां स्पेशल फ्लाइट लेकर ऑपरेशन अजय के तहत वो भारत पहुंचे। तो पूरा एक मैकेनिज्म सेटअप किया गया है। वहां पर एम्बेसी के जो अधिकारी हैं वो लगातार 24 घंटे कार्यरत हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और जो फॉर्म्स भरे जा रहे हैं उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। उसके साथ जहां परिस्थिति ज्यादा खराब है वहां से लोगों को पहले बुलाया जाए, ये भी इंश्योर किया जा रहा है। बिल्कुल, केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि अगर किसी भी देश पे जहां भारतीय फंस गए हैं, वहां कोई ऐसी बात हो गई है कि वहां से भारतीयों को निकालना है, उस तरह से भारत के बारे में अगर हम बात करें और खासतौर से केंद्र सरकार की बात करें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है ये। बिल्कुल, बेशक कई तरीकों से अगर देखें तो पहली उपलब्धि ये है कि समय रहते आप एक ऑपरेशन अनाउंस कर रहे हैं और अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही फ्लाइट्स वहां पहुंच रही हैं और लगातार लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। ऑपरेशन के अनाउंसमेंट के पहले ही और भारत और श्रीलंका के बीच हाई स्पीड यात्री नौवहन सेवा की शुरू होने पर पीएम का संदेश सुनते हैं। Excellencies, brothers and sisters, नमस्कार, आयुबोवन, वणक्कम. Friends, it is my privilege to join you on this important occasion. We are embarking on a new chapter in the diplomatic and economic relations between India and Sri Lanka. The launch of a ferry service between Nagapattinam and Kanke-Santurai is an important milestone in strengthening our relations. Friends, India and Sri Lanka share a deep history of culture, commerce, and civilization. Nagapattinam and towns nearby have long been known for sea trade with many countries, including Sri Lanka. The historical port of Pumpuhar has been mentioned as a hub in ancient Tamil literature. Sangam age literature like Pattatina Palai and Mani Mekalai speaks about boats and ships moving between India and Sri Lanka. Great poet Srumabanya Bharati in his song Sindhu Nadiyan Misai had spoken of a bridge connecting our two countries. This
ferry service brings alive all those historical and cultural connections. Friends, during the recent visit of President Vikramasinghe, we jointly adopted a vision document for our economic partnership. Connectivity is the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing two cities closer, it also brings our countries closer, our people closer, and our hearts closer. Connectivity enhances trade, tourism, and people-to-people ties. It also creates opportunities for the youth of both countries. Friends, following my visit to Sri Lanka in 2015, we witnessed the launch of direct flight between Delhi and Colombo. Later, we celebrated the landing of the first international flight in the pilgrim town of Kushinagar from Sri Lanka. The direct flight between Chennai and Jaffna began in 2019. Now, the ferry service between Nagapattinam and Kanke-Santurai is yet another important step in this direction. Friends, our vision for connectivity goes beyond the transport sector. India and Sri Lanka collaborate closely in the wide range of areas such as fintech and energy. Digital payments have become a mass movement and a way of life in India due to UPI. We are working on fintech sector connectivity by linking UPI and Lanka Pay. Energy security is crucial for our countries to power our development journey. We are connecting our energy grids to enhance energy security and reliability. Friends, partnership for progress and development is one of the strongest pillars of our bilateral relationship. Our vision is to take development to everyone, leaving none behind. In line with this vision, projects implemented with Indian assistance in Sri Lanka have touched the lives of the people. Several projects related to housing, water, health, and livelihood support have been completed in the northern province. I am glad that we extended support for the upgradation of the Kanke-Santurai harbor, be it restoration of railway lines connecting north to south, construction of the iconic Jaffna Culture Center, roll out of emergency ambulance service all across Sri Lanka, or the multi-speciality hospital at Dikoya.
We are working with a vision of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास and सबका प्रयास. Friends, you all know that India recently hosted the G20 summit. Our vision of Vasudhaiv Kutumbakam has been welcomed by the international community. Part of this vision is putting our neighborhood first, sharing progress and prosperity. During the G20 summit, the India, Middle East, Europe Economic Corridor was launched. This is an important connectivity corridor that will create a massive economic impact on the whole region. The people of Sri Lanka will also benefit from it as we strengthen multimodal connectivity between our two countries. I thank the President, the government, and the people of Sri Lanka for the successful launch of the ferry service today. With the beginning today, we will also work towards resuming the ferry service between Rameshwaram and Talaimannar. Friends, India remains committed to working closely with Sri Lanka to further strengthen our bilateral ties for the mutual benefit of our people. Thank you. भारत और श्रीलंका के बीच हाई स्पीड यात्री नौवहन सेवा की शुरुआत पर पीएम मोदी का भी हम वीडियो संदेश सुन रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि दोनों देशों के बीच एक समृद्ध इतिहास रहा है भारत और श्रीलंका के बीच हाई स्पीड यात्री नौवहन सेवा पर। और आज भी उन्होंने ये कहा कि आज राजनयिक और आर्थिक अध्याय के नए संबंधों की शुरुआत पर भी पीएम ने बात की और कहा कि दोनों देशों के बीच जो सभ्यता है उसको और बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आज ऊर्जा ग्रिड को हम और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को में भी मजबूती आएगी, कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही ऊर्जा और फिनटेक के बीच जो एक बेहतर साझेदारी है उसको भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और हमारा विजन जो है सबका साथ और सबका विकास है, जिससे सारे ही देश आगे आएं और तरक्की करें भारत के साथ मिलकर। फिलहाल बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज 2 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाना, महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के नेतृत्व में विकास और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन शामिल है। समापन सत्र संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। G20 के संसदों के पीठासीन अधिकारियों और आमंत्रित देशों ने सम्मेलन के पहले दिन सर्वसम्मति से एक संयुक्त वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि G20 प्रक्रिया में संसद के स्तर पर प्रभावी और सार्थक योगदान देने के लिए सभी सदस्य देशों ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
इसमें यह भी कहा गया है कि संसदीय संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के उत्प्रेरक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्थक वार्ता जारी रखेंगी, जिसमें हर तरह के टकराव और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में व्यापक सहयोग करना भी शामिल है। पीठासीन अधिकारियों ने 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए भारतीय संसद का धन्यवाद किया। उन्होंने गवर्नेंस और निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी की अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुरूप संसद के नए भवन के उद्घाटन पर भारत को बधाई दी है। पीठासीन अधिकारियों ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने के लिए भी भारत की संसद को बधाई दी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, आज G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन है, कितना खास और कितना महत्वपूर्ण मानेंगे आप इसको? देखिए, कल से इसकी शुरुआत हुई थी। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी कि आतंकवाद को लेकर एक परिभाषा को लेकर जो एक आम राय नहीं बन पाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो बेहद दुखद है और आतंकवाद पर एक तरह से कठोर रुख होना चाहिए दुनिया भर के देशों का, और उसमें कोई कहीं से भी कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। ये एक तरह से ये संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। उसके बाद हमने देखा था कि 2 सत्र हुए थे कल, जो 4 कुल सत्र रखे गए और 4 विषय रखे गए थे सतत विकास लक्ष्यों के तहत। उसमें कितनी प्रगति हुई है उसकी समीक्षा, उस पर आगे बढ़ने की बात हुई थी, और लैंगिक समानता और महिलाओं के नेतृत्व में विकास, और साथ ही साथ जो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म भारत ने बनाया है, कैसे तकनीक से आम जनता के लिए फायदा हो सकता है। इन 2 सत्रों पर आज चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, और समापन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन सत्र में संबोधित करेंगे, समापन भाषण देंगे। तो कुल मिलाकर आज ये P20 शिखर सम्मेलन खत्म हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि G20 देशों के संसदों के अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, अतिथि देशों के संसदों के अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी और कई सांसद इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसदों के बीच एक तरह से एक सहयोग बढ़े, हम एक दूसरे से सीखें, और जो हमारी चुनौतियां हैं, दुनिया की जो चुनौतियां हैं, जो साझा चुनौतियां हैं, खाद्य सुरक्षा को लेकर, इसके साथ ही साथ एनर्जी सुरक्षा को लेकर, ऐसे हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इसमें सहयोग बढ़ा पाएं। आतंकवाद के खिलाफ कैसे एक जो ढांचा बनता है इस सहयोग के साथ, उसमें और सहयोग बढ़ पाए, और संसदों की क्या भूमिका हो। क्योंकि जब वस्तु कुटुंबकम की हम बात करते हैं, एक परिवार, एक भविष्य, एक पृथ्वी की बात करते हैं, तो उनके लिए जो संसद हो वो किस तरह से अपने कामकाज को आगे बढ़ाए। क्योंकि जब लोकतंत्र की बात होती है, संसदीय लोकतंत्र की, तो सबसे जो संसदीय लोकतंत्र का बड़ा मंदिर होता है वो संसद होती है देश की। तो वहाँ से एक तरह से ये स्पष्ट तौर पर संकेत जाना चाहिए कि हम वैश्विक चुनौतियों के लिए आपस में साझा करने के लिए, आपस में तालमेल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, हम साझा करने के लिए तैयार हैं। और शैलेंद्र, ये कहा जा सकता है कि आज का जो सम्मेलन है 2 सत्रों में होगा और काफी महत्वपूर्ण बिंदु पर आज भी बात होगी। आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, किसी और बुलेटिन में आपसे फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल आज की बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे।
आईओसी का सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। आईओसी के सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद आईओसी के सत्र की मेजबानी कर रहा है। आईओसी का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में आयोजित होने वाला आईओसी का 141वां सत्र वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, खेलों में उत्कृष्टता का उत्सव मनाने और मैत्री, सम्मान एवं उत्कृष्टता के ओलंपिक के आदर्शों को आगे बढ़ाने के प्रति देश के समर्पण का प्रतीक है। ये सत्र खेलों में संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक तथा आईओसी के अन्य सदस्यों के साथ साथ भारतीय खेल जगत की प्रमुख हस्तियां और भारतीय ओलंपिक संघ सहित विभिन्न खेल महासंघों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसराइल हमास संघर्ष का आज 8वां दिन है। इसराइल की सेना ने पुष्टि की है कि उसकी जमीनी सेना ने कल गजा में स्थानीय छापे मारे हैं। छापेमारी का उद्देश्य लापता व्यक्तियों का पता लगाना भी था। सेना ने पुष्टि की कि गजा में कम से कम 120 बंदी हैं। इसराइल ने कल 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर उत्तरी गजा खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। अब इसके खत्म होने की समय सीमा काफी करीब है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इजराइल के अल्टीमेटम से पहले ही गजा में 4 लाख फलस्तीनियों का पलायन हो चुका था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खाई है। इजरायली सेना गजा पट्टी पर संभावित जमीनी हमले की तैयारी कर रही है। नेतन्याहू ने शुक्रवार देर रात राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित एक संबोधन में कहा कि हमास के खिलाफ इजराइल की सप्ताह भर चलने वाली जवाबी कार्रवाई का ये शुरुआती दौर है। उन्होंने कहा कि ये तो बस शुरुआत है और इजराइल इस युद्ध को पहले से भी अधिक मजबूती से खत्म करेगा। और यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think Vidya Mandir. और ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं इजराइल की और सीधे अपने संवाददाता से पूछते हैं कि ताज़ा स्थिति क्या है, कैसे हालात हैं। अमृतपाल हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट इजराइल ने गाजा बॉर्डर के अलोंग के साथ काफी ज्यादा संख्या में टैंक्स मूव कर दिए हैं। फॉरवर्ड बेसिस से टैंक्स वो गाजा के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। फ्राइडे रात को इजरायली एयरफोर्स ने गाजन स्ट्रिप में अपने जो टारगेट्स थे हमास के, उनको अटैक करता रहा। वहां हेवी एयर टू सरफेस फायर की, रॉकेट्स लॉन्च किए और अटैक्स जारी रखे। सवाल ये है कि क्या इजराइल इस ग्राउंड ऑफेंसिव को लॉन्च करेगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि गाजन्स यहां से माइग्रेट करें और जो सिविलियंस हैं वो माइग्रेट करें। तो इंडिकेशंस यही हैं, पर दो चीजें शायद उनको रोक रही हैं या उनके जहन पर भारी पड़ रही होंगी। पहली, यूएन की ये कॉल कि इसके डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सिर्फ यूएन ही नहीं, काफी और देशों ने भी रिस्ट्रेंट के लिए अपील की है। हमास जिन हॉस्टेजेस, जो लोग उनके पास हॉस्टेजेस हैं इजरायलीज, उनको एग्जीक्यूट करते हैं कि नहीं। तो सिचुएशन यहां पर काफी गंभीर है। अब देखना यह होगा कि ये लड़ाई जो अपने अरूज पर है, क्या रुख यहां से अपनाती है, क्योंकि 1 सप्ताह हो गया है इस लड़ाई को चलते हुए। जी बिल्कुल, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट इजराइल ने गाजा बॉर्डर के अलोंग के साथ काफी ज्यादा संख्या में टैंक्स मूव कर दिए हैं। फॉरवर्ड बेसिस से टैंक्स
और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। आईसीसी विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब तक 2-2 मुकाबले जीत चुकी दोनों टीमों की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को हराने में सफलता पाई है। आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट में कल चेन्नई में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 240 रनों का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 7.1 ओवर शेष रहते 248 रन बना लिए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश ने निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 245 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने अब तक खेले गए सभी 3 मैच जीते हैं और बांग्लादेश ने 3 मैचों में से 1 जीता है। और आइए बात करते हैं अपने खेल संवाददाता गौरव कुमार से। गौरव, अगर सबसे पहले बात करें आपके साथ, आईसीसी विश्व कप में भारत और पाक आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमें जो हैं, सब दोनों की ही नज़र आज जीत पर रहेगी। क्या कहेंगे आप इस पर? ज़ाहिर तौर पर इसमें एक बड़ा मुकाबला रहेगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने इस पूरे विश्व कप में अपने अभियान को एक शुरुआत दी है। टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिलचस्प जीत हासिल की, उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की, और वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो टीम ये है नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत हासिल की और श्रीलंका के खिलाफ टीम ने जीत हासिल की है। तो दोनों टीमें इस समय अच्छी लाइनों और लेंथ पे चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होता है तो ये मुकाबला जो होता है वो खेल से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो अपनी नर्व्स पर कंट्रोल करने का होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इस मायने में कहीं ना कहीं जो आज का मैच रहेगा उसमें बेहद जो दिलचस्प पहलू ये रहेगा कि कौन सी टीम जो है वो अपनी नर्व्स पर बेहतरीन तरीके से कंट्रोल रख पाने में कामयाब होती है। क्योंकि हमने देखा जिस तरह से कल पाकिस्तान टीम के कप्तान ने खुद कहा कि उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि पिछला रिकॉर्ड क्या कुछ रहा है, वो आज यहाँ जीत के लिए इरादे के साथ उतरेंगे। वहीं अगर भारतीय टीम की बात करें तो टीम जो है वो अच्छा संयोजन टीम का दिख रहा है। खास करके सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस जो है जिस तरह से सामने आया है, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात गौरव, है कि ये कह सकते हैं कि आज जो भारत पाक मुकाबला होगा काफी रोमांचक रहेगा। आपसे फिर बात करेंगे इसी मुद्दे पर। फिलहाल आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और यहाँ इस वक्त हम बात करते हैं मौसम की। आपको बता दें कि शहरों में क्या रहेगा मौसम, आप देखिए ये मौसम का हाल। फिलहाल हमें यही इजाजत दें, नमस्कार।